अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फील वेल। उम्मीद है आपको जो मेरा पिछला लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमी तौर पर आपने याद करना है। इसको मेरे नोट्स के ज़रिए आप इसको याद करें। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लिख दिए हैं, जो टेक्स्ट बुक से मैंने लिए हैं, और इसको एज अ नोट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मैंने इसको राइट किया है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। नाउ हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट हमने जो एक लॉन्ग और इम्पोर्टेंट जो है वो तैयार करना है वो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है। पहला हमारा जो लॉन्ग है वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो एज इट इज़ लॉन्ग में आते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो इसका है वो ये है कि इक्विलिब्रियम को हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो स्टेट होती है जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, उनका रेट इक्वल हो जाता है। तो इसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती हैं जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, उनका रेट इक्वल होता है पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो कैसे अचीव होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कैसे अचीवेबल है और कैसे कैसे आगे उसके स्टेप्स हैं उसको हमने आज डिस्कस करना है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं कि एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल, जिसको हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली इन अ क्लोज सिस्टम में। क्लोज्ड और ओपन सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि क्लोज सिस्टम कौन सा होता है और ओपन सिस्टम कौन सा होता है। क्लोज सिस्टम एक वेसल हम ले लें तो इट्स अ क्लोज सिस्टम, उसको हम आगे ऊपर से एक लिड के ज़रिए हम उसको ढकते हैं तो इट्स अ क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम वो होता है जिसको हमने ओपन रखा हो, इट्स अ ओपन सरफेस में अगर हो तो वो ओपन सिस्टम होता है। और जो क्लोज सिस्टम में यानी क्लोज्ड वेसल में हो तो उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसकी डेफिनेशन भी आगे मैंने बाकायदा तौर पर लिखी है कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सब्सटेंस नाइदर लीव नॉर एंटर, ना ही कोई सब्सटेंस अनदर आउटर सब्सटेंस, ना ही कोई बाहर वाला सब्सटेंस अंदर एंटर हो सकता है और ना ही अंदर वाला सब्सटेंस बाहर जा सकता है। एन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ वो क्लोज सिस्टम में ही अचीव हो सकता है, उसके अलावा ओपन सिस्टम में वो अचीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट जो है एन इक्विलिब्रियम स्टेट पर अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने आपको डिस्कस किया था जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि रिएक्शन एनी कंडीशन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों रिएक्शन अपने रेट पर वो स्टार्ट रहते हैं, कोई भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड रिवर्स से अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो गया रिवर्स की तरफ तो रिवर्स फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। नेक्स्ट हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज नहीं होती। इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर एंड डेंसिटी रिमेन सेम। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट डज नॉट चेंज। जिस रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है उसी रेट पे प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रहेंगे, वही रेट रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई रेट में चेंज नहीं आएगा। जिस रेट में फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट में रिवर्स आएगा।
इसके कहने का मतलब थर्ड पॉइंट का ये मकसद है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अमाउंट भी जो है वो उसकी सेम रहेगी, अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, कलर में, डेंसिटी में रिमेन सेम रहेंगे। जैसे कि हमने आयोडीन का वो डिस्कस किया था कि पर्पल से कलरलेस में, तो रिवर्स में कलरलेस से पर्पल में चेंज में मतलब कलर में कोई डिफरेंस नहीं आया। जिस तरह पर्पल से कलरलेस था उसी तरह कलरलेस से पर्पल में जा रहा है, यानी कलरलेस से ब्लू में नहीं जा रहा, उसी कलर में पर्पल में ही जा रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट का मकसद ये है कि कलर और डेंसिटी और अमाउंट, ये तीन की पॉइंट हैं, अमाउंट, कलर एंड डेंसिटी, फिजिकल स्टेट्स, ये तीनों रिमेन सेम रहेंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल इन आइदर वे, दोनों वेज में हो सकते हैं। वेज कौन से हैं? फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन। चाहे हम स्टार्ट करें रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। रिएक्टेंट का मुराद है मतलब फॉरवर्ड से स्टार्ट करें, या प्रोडक्ट का मतलब है कि हम इसे रिवर्स से स्टार्ट करें। तो नो मैटर, चाहे फॉरवर्ड से स्टार्ट हो चाहे रिवर्स से स्टार्ट हो, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल है आइदर वे में, दोनों वे में हम उसको अटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों रेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो चाहे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाए रेट के रिवर्स के, या रिवर्स फॉरवर्ड के इक्वल हो जाए, तो नो मैटर, इसमें कोई भी मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द कंडीशन ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है, प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, कंसंट्रेशन की वजह से भी हो सकती है और टेम्परेचर, तीनों की वजह से हो सकती है, लेकिन हम इसे अचीव कर सकते हैं तीनों की वजह से। प्रेशर का ये मकसद है कि प्रेशर अगर ज़्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा और प्रेशर को कम करेंगे तो वो रिवर्स की तरफ हो जाएगा। कंसंट्रेशन का ये है कि अगर हमने रिवर्स की तरफ कंसंट्रेशन को कम कर दिया है तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में हमने कमी कर दी है तो रिएक्टेंट जो है वो कम हो गया है, यानी रिएक्टेंट को हमने अब ज़्यादा करना है, प्रोडक्ट कम हो गया है, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये जैसा कि हम डिस्कस करें कि ये प्रोडक्ट है और ये है रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आ गई है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड की तरह नहीं, मतलब रिवर्स की तरफ, सॉरी। रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में कमी आ गई है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ चला जाएगा। अगर रिएक्टेंट में कमी आ गई है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर को जब कम करते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, यानी फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है, और जब टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स की तरफ चला जाता है। इसी तरह हम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं ऑन द आइदर वे अचीव्ड इन एनी कंडीशन, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन तीनों की वजह से हम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सकते हैं जो कि डिस्टर्ब हो चुकी है। इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वो डिस्टर्ब हो चुकी है तो उसको हम दोबारा अचीव कर सकते हैं बाय प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन हमारा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो ये है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। और जो मैंने लास्ट अभी पढ़ाया माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही याद कर सकते हैं। जो मैंने की पॉइंट्स जो नोट तैयार किए हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट इज़ याद करें। आपके मार्क्स बोर्ड में मुकम्मल तौर पर मतलब कंप्लीट आ सकते हैं, 5/5 आ सकते हैं। आप इसी को याद कर लें। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को हम स्टार्ट करते हैं जो कि गॉडब्रिज एंड वेग ने इन 1869 में पुट फॉरवर्ड किया था इस लॉ को। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को पुट फॉरवर्ड किया, यानी उन्हें डिस्कवर किया, यानी उन्हें पुट फॉरवर्ड, यानी पुट फॉरवर्ड का असल मतलब जो है उसको आगे लाना, डिस्कवर करना, इन्वेंट करना। इसको लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को इन दो साइंटिस्ट ने 1869 में डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की डेफिनेशन को। सिंपली पहले मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस टर्म की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन की वजह से एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। जैसा कि अगर रेट बढ़ रहा है तो एक्टिव मासेस का भी वही जो रिलेशन है वो भी इसके साथ बढ़ रहा है। जैसे कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस किसे कहते हैं ये भी टर्म मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको क्या कहते हैं एक्टिव मासेस को? इट इज़ कंसीडर एज अ मोलर कंसनट्रेशन हैविंग द यूनिट्स ऑफ द मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्सप्रेस्ड एज अ ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स जो आपको नज़र आ रही हैं इसको एक्टिव मासेस कहते हैं। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यही उन्होंने ऊपर कहा है कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस यही कंसनट्रेशन जो मैंने आपको नीचे बताया कि मोलर कंसनट्रेशन को कहते हैं, ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन में एज इट इज़ हम रिप्रेजेंट करेंगे ए को रिएक्टेंट के तौर पर, बी को भी रिएक्टेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सी और डी जो होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा। तो जो मोल बाय कंसनट्रेशन है वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए रिएक्टेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब के ज़रिए यानी एक्टिव मास के ज़रिए, तो ये जो है ये ब्रैकेट जो मैंने आपको लगाई है ये इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी एक्टिव मास कहते हैं। तो वो कहते हैं द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मासेस and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। substances कौन से होंगे? अगर हमारे पास A सब्सटेंस है प्लस B सब्सटेंस है तो ये जो है इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। एक्चुअली इसकी एग्जांपल जो है मतलब ये जो सारी डेफिनेशन है वो इसी हिसाब से है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस को, इसी को लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन कहते हैं। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्टिव मासेस। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि उसके एक्टिव मासेस के इक्वल है, नेक्स्ट लाइन में वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस मतलब रिएक्टिव सब्सटेंस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन हमें क्या मिल रही है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है। नेक्स्ट मैंने एक्टिव मास को डिस्कस कर लिया है। इट इज़ कंसीडर एज अ मोलर कंसनट्रेशन हैविंग द यूनिट्स ऑफ द मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड एक्सप्रेस एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल कौन सी है। एग्जाम्पल में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो क्या होता है कि जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जो किसी भी कंडीशन में वो कंप्लीट नहीं होता। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये सारा जो रिएक्शन है सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहेंगे, तो ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। इट्स सिंपल, हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट वाला भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंट मतलब उसके साथ थोड़ी सी इसकी आइडेंटिटीज़ शो होती हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी कभी स्टॉप नहीं होता। नेक्स्ट हम ये जो कंडीशन है आगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ये किसके ज़रिए रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये ब्रैकेट्स एक्टिव मासेस के ज़रिए। ये ए बी सी एंड डी आर द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने शो किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोलर कंसनट्रेशन में शो हो रही हैं। नेक्स्ट जो है मोलर कंसनट्रेशन के बाद हम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो होता है क्या। अब डेफिनेशन जो है ना वो आगे डिस्कस होगी इसकी एग्जांपल में। जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है उसकी अब हमें अगर समझ नहीं आए तो अब इंशाल्लाह ताला वो लाजमी तौर पर समझ आ जाएगी कि उसका क्या मतलब वो कह रहा है उस डेफिनेशन में, कि वो क्या लाइंस थी जो आगे वो हम उसको मज़ीद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो डेफिनेशन का असल मतलब क्या है, असल क्या उसका बेनिफिट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्टिव मासेस। अब ये एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस ए एंड बी इज़ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड द ब्रैकेट्स आर द एक्टिव मासेस। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सिंपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस।
नेक्स्ट जो है हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, एज इट इज़ रूल है तो ये कांस्टेंट लाजमी तौर पर आएगा। तो के एफ रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के कांस्टेंट को। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे तो के आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिवर्स डायरेक्शन के कांस्टेंट को। यहाँ पर भी सिमिलरली यही कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट है, फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट हैं। लास्ट टाइम जो पीछे वाले मतलब पेज पे जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया है उसमें रिएक्टेंट थे जो ए और बी, और प्रोडक्ट सी और डी थे। तो वही चीज़ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट के, और रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस पर। नेक्स्ट जो है आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि के आर और के एफ जो हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट जो हैं इनको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हैं किस चीज़ के, फॉरवर्ड के, रिवर्स सेक्शन के आर को रिवर्स कांस्टेंट कहते हैं, के एफ को फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन होते हैं। अब जो ऊपर हमने ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में हमने जो ये ऊपर हमने राइट किया है इसको अब हम नीचे ले आएंगे। अब एज इट इज़ आप इसको देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ये ऊपर वाला है कि एफ इज़ इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी, एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो कौन सा है, के आर इज इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी। अब इनको हमने राइट कर लिया, एज इट इज़ हमने राइट किया के एफ इज इक्वल टू ए एंड बी एक्टिव मासेस इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू सी डी एक्टिव मासेस में। अब के एफ, ये जो के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने इधर डिवाइड कर लिया, के एफ ओवर के आर, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी। इट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि हमारे पास के एफ कांस्टेंट था वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था, के आर जो था वो रिवर्स सेक्शन का कांस्टेंट था। इसी तरह इनके जो रेशियो है वो इज इक्वल टू के सी होती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह जैसे कि हमने के एफ इधर था और के आर को हमने इसके नीचे लिया है, तो ये जो ए और बी के एक्टिव मासेस है ये नीचे आ जाएंगी, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इधर डिवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मैंने कहा है कि के एफ ओवर के आर जो है इनकी रेशियो के सी के इक्वल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे आगे नेक्स्ट वन में वो के सी में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी रेशियो को जो है वो एज इट इज़ के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, तो हम इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कर देंगे के सी इज इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका एक्सप्रेशन जो है ये आगे भी यूज़ होगा, इसको हम यूज़ करेंगे यूनिट्स फाइंड करने के लिए, आगे हम इसको और भी तरीक़ों के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन भी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके कि ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स के बारे में या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये डिस्कस करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन में ये प्रोडक्ट आ गए और रिएक्टेंट आ गए, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज़ हमें पता चल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो के सी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट्स अ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो इनके रिलेशनशिप को बयान करने के लिए, इनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए, इनके रिलेशनशिप को आगे मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि ये हमने आज सारा डिस्कस किया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट इसकी जो डेरिवेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस लेक्चर को लाजमी तौर पर सुनिएगा, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने मिस नहीं करना, एक एक पॉइंट को आपने राइट करना है जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी राइट डाउन की हैं, आपने इसको एज इट इज़ राइट डाउन करना है और इसको अपने रजिस्टर पर लिखना है और याद करना है। और बस आपका यही काम है, आपने इसको याद करके एज इट इज़ आपको बोर्ड में इंशाल्लाह ताला अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको राइट कीजिएगा और आपके 5/5 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं, वो मतलब कंप्लीट आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आप में इसमें से कोई भी मतलब मार्क्स स्किप नहीं होगा, कोई भी मार्क्स आपका नहीं ज़्यादा कट होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए स्टूडेंट्स होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन के बारे में आपको डिस्कस करके बता दूँगी।